जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज बीएसएस इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट 11वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, और इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। यदि उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख लें। यदि आप लोग को अच्छा लगता हो तो वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं 11वां प्रैक्टिस सेट। इसका फर्स्ट प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है किस बाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है बेरूवाड़ी संघवाद, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद और मिनर्वा मिल्स। प्रश्न कहा है इसमें उच्चतम न्यायालय यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, तो केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना का एक भाग बताया था, संविधान का एक भाग बताया था। और केशवानंद भारतीवाद को देखें तो कब आया था, तो 1973 ईस्वी में। केशवानंद भारतीवाद कब, 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 में। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। कुछ आयोग दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा आयोग है जो राज्यों के पुनर्गठित या पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन है, धर आयोग, जेवीबीपी समिति, राजमन्नार आयोग या फजल अली आयोग। तो इसमें से हम यदि देखें धर आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। जेवीबीपी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये भी आपको राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था। फजल अली आयोग ये भी राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था, जबकि राजमन्नार समिति पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। राजमन्नार समिति राज्य पुनर्गठन संबंधित नहीं थे, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है, 3 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। किस आधार पर भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है। 4 ऑप्शन है। तो हमसे पूछा किस आधार पर, केवल भाषाई आधार पर, केवल धार्मिक आधार पर, भाषाई एवं धार्मिक आधार पर, या निरीजातीय भाषाई एवं धार्मिक आधार पर। तो भारतीय संविधान में भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को घोषित किया जाता है। कोई भी समुदाय अल्पसंख्यक किस आधार पर घोषित किया जाता है, तो भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर। ये 2 मापदंड है, इसके आधार पर भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक घोषित करने का आधार दिया गया है। और अनुच्छेद 29 के तहत यह प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, भाषाई आधार पर एवं धार्मिक आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। 4 में कहा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के आधार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है और उसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन देखें तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को आया था, और इसके तहत ही संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया था। और मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं, तो 6 है। एक मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार था, इसे हटा करके कुल कितने थे, 7, और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो कुल वर्तमान में कितने मूल अधिकार है, तो 6 मूल अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 5 नंबर प्रश्न में, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है किसी भी राज्य में। तो अधिकतम राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक लागू रह सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक।
एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत एक बार में 6 माह तक, एक बार में कितने माह तक? 6 माह तक, और इसे पुनः फिर संसदीय अनुमोदन कर करके फिर 6 माह तक, और इसी तरह अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। लेकिन पहली बार यदि लागू हो तो 6 माह तक संसदीय अनुमोदन के तहत 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और इसे बार बार संसदीय अनुमोदन करके 6 माह करके बढ़ाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी अधिकतम 3 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न में, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, ये प्रावधान किया गया है, तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये प्रश्न पूछा अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 142 या अनुच्छेद 143। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारी दी गई है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी मामले में उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, और यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। राष्ट्रपति माने या ना माने, उनके विवेक पर यह निर्भर करता है, लेकिन सलाह लेने का प्रावधान अनुच्छेद 143 के तहत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो किसी भी राज्य में पंचायतों की निर्वाचन की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। लेकिन राज्य में विधानसभा की जो चुनाव होते हैं उसकी घोषणा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, लेकिन पंचायतों में जो चुनाव होता है उसकी घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। और अनुच्छेद 243 के तहत 243 के तहत राज्य में पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नियमावली तैयार करने और उनकी सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग के तहत के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 243 के तहत ये अधिकार दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग को, अनुच्छेद 243 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 में, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची 3 प्रकार की सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें से हमसे पूछा गया है कि कौन संघ सूची का विषय नहीं है। यदि हम देखें इसमें भारत की रक्षा, तो भारत की रक्षा कौन संघ सूची में आएगा? रेल एवं राष्ट्रीय राजमार्ग यह भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना यह भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। जबकि पुलिस क्या है? यह राज्य सूची के अंतर्गत है, ना कि संघ सूची के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही है। पुलिस है जो राज्य सूची का विषय है। यदि हम देखें संविधान के 7वीं अनुसूची में, संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची दी गई है। एक है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में देखें तो कितने विषय हैं संघ सूची में? वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं राज्य सूची में, और समवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं। पुलिस, लोक व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन आदि सभी राज्य सूची का विषय है, ना कि संघ सूची का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किस नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था? किस नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किए गए थे? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ल्यूक स्क्रैप्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ल्यूक स्क्रैप्टन के द्वारा के दरबार में नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 में। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है, अंग्रेजों के द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? तो पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? 4 ऑप्शन है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए बाजीराव द्वितीय के समय में पेशवा प्रथा को समाप्त कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा।
जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को यदि देखें हम तो 1817 से लेकर के 1818 तक हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इस युद्ध के बाद पेशवा प्रथा समाप्त कर दी गई थी और उस समय पेशवा पद पर बाजीराव द्वितीय थे। उस समय पेशवा पद पर कौन आसीन थे? बाजीराव द्वितीय थे। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख वार्षिक पेंशन दे करके कानपुर के निकट बिठूर में रहने का प्रावधान दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो कब समाप्त किया गया? जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था उस समय। कब से कब हुआ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? 1817 से 1818 तक। तो उसके बाद ही बाजीराव द्वितीय उसका नेतृत्व कर रहे थे। वो पराजित होने के बाद अंग्रेजों ने पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 में दिया हुआ है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? किस अधिनियम द्वारा किसको? गवर्नर जनरल को एक मुख्य सेनापति की तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी। 4 ऑप्शन है, किस अधिनियम के द्वारा? जब वो 1786 के अधिनियम आए थे, 1786 के अधिनियम गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, 1786 के अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। मिलान करने के लिए दिया गया दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को, एक तरफ संस्था है दूसरी तरफ संस्थापक है, इसे मैच करने के लिए दिया गया है। तो इसे यदि हम देखें, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसमें है, एक तरफ है डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसमें है B.R. शिंदे। डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के संस्थापक थे B.R. शिंदे। इन्होंने 1906 ईस्वी में, कब? 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी मुंबई में। डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना B.R. शिंदे ने 1906 ईस्वी में मुंबई में किए थे। ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। कब? 1932 में। ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में, यह भी मुंबई में स्थापित की गई थी। दी ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन, एक और है दी ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? तो वो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये की गई थी। और इन्होंने 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। उसके बाद सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। 1873 ईस्वी में इन्होंने किया था, 1873 ईस्वी में। इस प्रकार मैचिंग करेंगे हम लोग तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और सी का 1 होगा और डी का 3 होगा। किस में आएगा दोस्तों? ए का 2 और बी का 4। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना B.R. शिंदे ने किया था। ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी जी ने। दी ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में दिया गया है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? तो 1904 में आया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये हमसे पूछा गया है। तो इसके अध्यक्ष सर टॉमस मुनरो थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। सर टॉमस रैले थे, मुनरो नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। सर टॉमस रैले थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष सर टॉमस रैले थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया और इसमें सदस्य के रूप में सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं जस्टिस
गुरुदास बनर्जी भी भारतीय सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। इस आयोग की सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? तो सर थॉमस रैले के द्वारा। इसमें 2 भारतीय भी थे, एक सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं जस्टिस गुरुदास बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा 1904 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 नंबर प्रश्न को यदि देखें, इसमें कहा गया दोस्तों, न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? न लगान देना है, ना ही टैक्स देना है। यह अभियान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ चलाया था, यह प्रश्न पूछा है। 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, संयुक्त प्रांत में। संयुक्त प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने यह अभियान चलाया था। न तो लगान देना है और ना ही टैक्स देना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया था? मंगल पांडे ने। तो ऑप्शन 4 है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, सर्जेंट ह्यूरसन को 29 मार्च 1857 के मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में गोली से मार गिराए थे। किनको? सर्जेंट ह्यूरसन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जबकि मंगल पांडे जो थे 34वें नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 में, निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की है? तो हर्ष का मतलब हर्षवर्धन से संबंधित है दोस्तों। तो हर्षवर्धन ने किसकी रचना नहीं की है? तो हर्षवर्धन ने नगानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। जबकि हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं किया है। हर्षचरित की रचना संस्कृत भाषा में बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। किसने किया था? बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है। और इस ग्रंथ में हर्षवर्धन का जीवन वृत्तांत है। क्या है? जीवन वृत्तांत। तो किनके द्वारा हर्षचरित रचना की गई थी? तो बाणभट्ट के द्वारा। और हर्षवर्धन ने नहीं किया था हर्षचरित का। हर्षवर्धन ने नगानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका, ये 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 को देखें, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान, 4 ऑप्शन है। तो इसमें से ए में कहा गया है मोहम्मद बिन कासिम, बी में सुबुक्तगीन, सी में अल्तगीन, डी में महमूद गजनवी। तो हमसे पूछा है कि तुर्की मुसलमान कौन थे भारत में आक्रमण करने वाले? तो सुबुक्तगीन थे। सुबुक्तगीन भारत में आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्की मुसलमान थे। प्रथम तुर्की मुसलमान कौन थे? सुबुक्तगीन थे। यदि आपसे अरबी मुसलमान के बारे में पूछे, भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुसलमान कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम, ये अरब से थे, अरब वासी थे। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ के थे? अरब से। जबकि तुर्की मुसलमान थे सुबुक्तगीन। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है, चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है चचनामा, जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। तो चचनामा में किसकी वर्णन की गई है, यह प्रश्न पूछा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है? अली अहमद द्वारा लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है चचनामा। तो चचनामा है जो सिंध विजय पर, अरबों का जो सिंध विजय है उसका वर्णन किया गया है चचनामा में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 में। 19 नंबर प्रश्न में दिया गया है, मजरूल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया है। तो दी मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किसने किया है, यही प्रश्न सबसे पहला पूछा जाता है। तो वो है मजरूल हक के द्वारा किया गया था। और हमसे पूछा है कि यह अखबार कब किया गया था प्रकाशन, किस आंदोलन के समय किया गया था। एक है असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के पहले, खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ में, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय मजरूल हक ने दी मदरलैंड नामक किताब अखबार का प्रकाशन किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन कब से कब था? तो असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक चला था दोस्तों, असहयोग आंदोलन। इसी दौरान वर्ष 1921 में
वर्ष 1921 में मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 में 20 नंबर प्रश्न में है, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो सातवाहन शासक के वो कौन सातवाहन शासक थे, उनके सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए यज्ञ श्री सतकर्णी, यज्ञ श्री सतकर्णी के शासनकाल के समय और यज्ञ श्री सतकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का चित्र बनाए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सातवाहन वंश के शासक यज्ञ श्री सतकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा में विशेष रुचि रखा करते थे। इसने अपने सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित करवाया। सातवाहन वंश के स्थापना किसने किया था? सिमुक्त ने किया था। सिमुक्त नामक शासक ने सातवाहन वंश की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। किसके सिक्कों पर था? तो यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्रण था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। ये मैचिंग के लिए दिया गया दोस्तों, एक तरफ खनन है और दूसरी तरफ खनिज संपदा है, तो ये मैचिंग के लिए दिया गया, इसे हम लोग मैच करेंगे। देखिए, एक है काला हांडी, दूसरा जवार, कोलार और मोसाबनी। यदि हम देखें इसमें मैच करें तो हम लोग जानते हैं जवार से क्या मिलता है। जवार की खदान से जस्ता और सीसा हमें मिलता है। जवार की खदान से जस्ता और सीसा प्राप्त होती है और कोलार की खदान से सोने की प्राप्ति होती है। तो ये दो तो हम लोग को पता है। यदि मोसाबनी और कालाहाड़ी के बारे में ना भी पता हो तो हम लोग इसका आंसर बना सकते हैं। देखिए 2 का 4 है। 2 का 4 किस में है? 2 में है 2 का 4, ठीक है। और 3 का 1 है, तो 3 का 1 केवल ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। और 2 को देखते हैं। कालाहांडी बॉक्साइट से संबंधित है और मोसाबनी तांबा से संबंधित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कालाहांडी बॉक्साइट से, जवार की खाने से जस्ता एवं सीसा, कोलार की खाने से सोना प्राप्त होती है और मोसाबनी की खाने से तांबा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 में। प्रश्न नंबर 22 में है, निम्नलिखित में से कौन 22 नंबर प्रश्न में देखते हैं। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? तो मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? 4 ऑप्शन है। एक में है थेल्स, स्ट्रैबो, वॉन हम्पवोल्ट या फ्रेडरिक रेटजेल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। फ्रेडरिक रेटजेल है जो मानव भूगोल का जन्मदाता है कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाते हैं। इन्होंने एंथ्रोपायोग्राफी 1882 ईस्वी में, कब? 1882 ईस्वी में एंथ्रोपायोग्राफी की रचना किए थे फ्रेडरिक रेटजेल ने। और रेटजेल पृथ्वी के जैविक घटक के रूप में मानते थे और भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। और मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को, भूगोल का जनक हिकैटियस को, और वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्पवोल्ट को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल जो है उसके जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्पवोल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर, अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? तो तट रेखा किसका नहीं है? कौन सागर है लेकिन उसका तट रेखा नहीं है? तो काला सागर, इसका तट रेखा है। अजोब सागर, इसकी भी तट रेखा है। कैस्पियन सागर, इसकी भी तट रेखा है। परंतु सारगैसो सागर की तट रेखा नहीं है। यह अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक सागर में क्या है? एक जलीय क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 में कहा गया किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो जीवाश्म किस चट्टान में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 में, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपको असम में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। यह उद्यान एक सींगी गेंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। एक सींगी गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है? तो एक सींगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और इसका नया नाम काजीरंगा राष्ट्रीय आर्किड पार्क कर दिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या कर दिया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय आर्किड पार्क किया गया है और 1985 ईस्वी में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 में 26 नंबर प्रश्न में दिया गया है
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी जायरे नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और इसे इसे कांगो नदी भी कहते हैं। जायरे नदी को क्या कहते हैं? कांगो नदी भी कहा जाता है। यह अफ्रीका के प्रमुख नदी है। जायरे नदी है जो अफ्रीका के प्रमुख नदी है। यह नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। जायरे नदी है, नील नदी के बाद सबसे लंबी नदी कौन है? जायरे। ठीक है, और ये लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर में आते हैं। और लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटता है। लिम्पोपो नदी को देखें तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाला कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटता है। और जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटता है। ठीक है दोस्तों, और अफ्रीका में यदि हम देखें उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है? तो अफ्रीका में घास का मैदान बेल्ट कहलाता है। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान सवाना कहलाता है अफ्रीका का, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान अफ्रीका में बेल्ट कहलाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जायरे भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? तो कश्मीर घाटी में बहने वाली कौन सी नदी है? झेलम, तीस्ता, रावी, ब्यास। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। झेलम नदी है जो कश्मीर घाटी में बहती है। यह नदी पीर पंजाल रेंज से उत्तरी ढलान से उत्तरी पश्चिम की ओर कश्मीर घाटी के ऊपर होकर श्रीनगर के बुल्लर झील तक बहती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर सी है, पनामा नहर है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर एक मानव निर्मित एक जलमार्ग है। पनामा नहर किसके द्वारा? मानवों के द्वारा बनाया गया है, यानी कृत्रिम निर्मित नहर है ये पनामा नहर। और इसकी लंबाई तकरीबन 82 किलोमीटर है और चौड़ाई 90 मीटर चौड़ाई है और गहराई 12 मीटर है। तो इस प्रकार जब देखें पनामा नहर हमारा सही आंसर होगा। प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और इसका उद्घाटन यदि हम देखें पनामा नहर का तो वर्ष 1914 में हुआ था इसका उद्घाटन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो कौन सी संस्था है जो विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक है जो विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 में दिया गया है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू की जाती है? तो भारत में सेवा कर है राजा जे चिलैया समिति के द्वारा लागू की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चिलैया समिति के द्वारा सेवा कर लागू की गई थी। सेवा कर वर्ष 1994 से 95 में के बजट में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 में क्या कहा गया है? विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? तो विकास के मानवीय पक्ष पर किसने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था? 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने विकास के मानवीय पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 में कहा गया, बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो बंधुआ मजदूर अधिनियम वर्ष 1976 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में कहा गया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सी जो आयाम है निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये पूछा गया है। तो अपर्याप्त समृद्धि दर ये निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। जनसंख्या की उच्चतर वृद्धि ये भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। बेरोजगारी ये भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। बढ़ती निवेश दर ये निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये तो अच्छी बात है, निवेश बढ़ने से आय बढ़ेगा। तो उत्तरदायी कौन नहीं है निर्धनता के लिए? तो बढ़ती निवेश दर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 34 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी
गणना करने की विधि नहीं है। तो जीडीपी गणना करने की विधि कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, हासमान लागत विधि जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। जीडीपी गणना करने की विधि उत्पाद वृद्धि, आय वृद्धि और व्यय विधि के द्वारा जीडीपी गणना की जाती है, लेकिन हासमान लागत वृद्धि से जीडीपी गणना नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 में कहा गया है, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये प्रश्न पूछा है। नगद आरक्षण को यदि हम कम कर दें तो इसमें अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे बैंक के पास अधिक तरलता लाभ होगा। नगद आरक्षित अनुपात यदि हम कम कर देंगे तो बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, यानी पैसा अधिक आएगा बैंकों के पास। और यदि बैंकों के पास पैसा अधिक आता है तो बैंक पब्लिक को ज्यादा ऋण देगी। तो कथन एक तो सही है कि बैंकों के पास अधिक तरलता का लाभ होगा। कथन दो में देखते हैं, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। सही बात है, यदि लोगों के पास पैसा आएगा, वो बैंक से ऋण लेंगे तो उससे वो अर्थव्यवस्था में या बाजार में निवेश करने में सक्षम होंगे। तो कथन दो भी सही है। कथन नंबर 3 में है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। मुद्रा की पूर्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये भी सही है, पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ेगी ही। तो कथन नंबर 2 भी सही है। और कथन नंबर 4 में है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो इस प्रकार यदि हम देखें 1, 2, 3 एंड 4 सभी का सभी सही है। किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है, नहीं ऑप्शन नंबर सी में है। 1, 2, 3, 4 सबका सब कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 में दिया गया है, द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो बिहार हेराल्ड एक समाचार पत्र था, उसकी प्रकाशन किस वर्ष की गई थी, ये प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 1875 ईस्वी में द बिहार हेराल्ड की समाचार पत्र की प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। और यह साप्ताहिक पत्रिका था द बिहार हेराल्ड, और बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। द बिहार हेराल्ड था जो बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसे गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। इसमें कहा गया, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन का प्रतिशत कितनी है? जो वन रिपोर्ट आया था दोस्तों 2021 में, उसके आधार पर बिहार में कितने प्रतिशत वन स्थिति रिपोर्ट कितना है? तो बिहार में यदि वन का प्रतिशत देखें, पूरे भारत में बिहार का क्या स्थान है, कितना प्रतिशत है पूरे भारत में वन का रिपोर्ट बिहार में? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कि कितना परसेंट है बिहार में? तो ऑप्शन नंबर बी 7.84% वन है। पूरे भारत में जितना वन है उसका 7.84% वन पूरे बिहार में है। यदि बिहार का क्षेत्रफल को देखें तो बिहार का क्षेत्रफल 94,000 कितना है? 94,163 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें से 7.84% पर वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 में दिया गया है, इस शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश आयरलैंड बना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 में। इसमें दिया गया, हाल के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? जो हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है उसमें कितने अंक होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 6 अंक होते हैं उसमें। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 की ओर। 40 में दिया गया है, प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 में दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान बौद्धिक संपदा सूचकांक में कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 42 है। 42 स्थान पर भारत का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न में देखें तो इसमें दिया गया है, शैपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस 2023 में मनाया जाता है? कौन से दिवस का ये विषय दिया हुआ है या थीम दिया हुआ है, शैपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स
ये कौन से दिवस का थीम दिया हुआ है? तो 4 ऑप्शन है इसमें से, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का यह थीम किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कितना? 3 मई को, 3 मई को, ठीक है। यदि हम देखें अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व विरासत दिवस, रेड क्रॉस दिवस यदि देखें हम, इसमें विश्व जल दिवस अभी फिलहाल में ही मनाया जाएगा 22। इसमें यदि हम देखें विश्व विरासत दिवस को 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो जल दिवस 22 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ठीक है। और चाय दिवस के बारे में बता ही दिए हैं। चाय दिवस मनाया जाता है कब? तो 21 मई को मनाया जाता है। और यदि हम कुछ और देख ले, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है दोस्तों। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। तो हमसे पूछा है ये किसका थीम था? शैपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का 3 मई को ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 में कहा गया है कि ऑपरेशन मेघ चक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेशन मेघ चक्र था, किसके द्वारा चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न में 44 में दिया गया है बजट 2023-24 में के तहत शिक्षा पर कितना व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है? तो शिक्षा पर कितना व्यय करने के लिए किया गया है 2023-24 में? कितना खर्च होगा शिक्षा पर? ये बजट 2023-24 में पारित किया गया, वो कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी है 1,12,899 करोड़ शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यदि इसी में यदि हम पूछ दे कि आपसे कि परिवहन पर कितना खर्च करने के लिए सरकार ने बजट को पारित किया है, तो परिवहन पर 5,17,034 करोड़ खर्च करने के लिए बजट पारित किया गया है भारत सरकार के द्वारा परिवहन पर खर्च करने के लिए। रक्षा पर कितना है? तो 4,32,720 करोड़। और शिक्षा पर तो बता ही दिए 1,12,899 करोड़। और ग्रामीण विकास पर 2,38,204 करोड़। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, तो ये सब याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 45 में कहा गया टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया है? तो 2023 में जो टाइम पत्रिका की सूची आई है उसमें किस अभिनेता को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 में कहा गया है हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो तारिक फतेह हैं, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? लेखन से, निर्देशन से, पत्रकार से या राजनेता से? तो तारिक फतेह थे जो एक लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। पाकिस्तानी मूल के जाने माने कनाडाई लेखक थे तारिक फतेह का हाल ही में निधन हो गया है। अक्सर ये आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर हमलावर रहते थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न में है केंद्र सरकार द्वारा पूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीतों को लाए जाने की योजना बनाई गई? तो पूनो राष्ट्रीय उद्यान में केंद्र सरकार ने दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता लाए जाने की योजना बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो। कितना? 12 चीता लाए जाने की योजना बनाई थी, घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 में प्रश्न में क्या दिया गया है? इसमें कहा गया है पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 में कहा गया प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक लेखक कौन है?
तो कथकली डांस थिएटर पुस्तक लेखक कौन है? के गोपालकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। के गोपालकृष्णन है कथकली डांस थिएटर के। ठीक है, यदि कुछ और बुक के नाम बताएं, माई लाइफ एज कॉमरेड, इसके लेखक कौन है? के सलेजा ने लिखे हैं माई लाइफ एज ए कॉमरेड। स्मोक एंड एसेस, किसने लिखा है ये बुक? तो अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। विक्टोरी सिटी, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और रिफॉर्मेशन, गौतम चिकरमाने के द्वारा लिखा गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक का नाम था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 की ओर। मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो मंगलयान 2 है जो वर्ष 2024 में लक्षित किया गया है प्रक्षेपित करने का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 में कहा गया है, 51 नंबर प्रश्न में दिया गया दोस्तों, ज्योति तीव्रता का एसआई इकाई है। किसका एसआई इकाई है? ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, किसका एसआई मात्रक है? तो कैंडला का एसआई मात्रक है ज्योति तीव्रता, कैंडला के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है? तो रक्त जमाव के लिए आवश्यक कौन सा कारक है? विटामिन के, कैल्शियम तथा फाइब्रोनोजेन प्रोटीन है जो रक्त जमाव के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 की ओर। 43 नंबर प्रश्न में देखें तो किस रोग में तांबा उत्तकों में जमा हो जाता है? तो उत्तक में जो तांबा उत्पन्न हो जाता है उससे कौन सा रोग होता है? ये प्रश्न पूछा है। तो तांबा जमने से कौन सा रोग होता है? उसका नाम क्या है? तो विल्सन रोग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, विल्सन रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं? ऊष्मा तरंग किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड किरणें को ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 में कहा गया दोस्तों, नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है? लिटिल लीफ नामक रोग जो होता है नींबू में, वो किसके कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, तांबा के कमी के कारण नींबू में ये रोग होता है। यदि मक्का में देखे, व्हाइट वर्ड जो मक्का में होता है वो जिंक की कमी के कारण होता है। जिंक की कमी से मक्का में व्हाइट वर्ड होता है, जो सफेद सफेद मक्का में दिखाई देता है वो जिंक की कमी से होता है। और यदि बोरॉन की कमी से देखे तो चुकंदर में हट रॉट जो होता है चुकंदर में, वो बोरॉन की कमी से होता है। और पोटेशियम की कमी से लीची के पत्ती में जो लीची की पत्ती जो जल जाता है उसमें पोटेशियम की कमी के कारण होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 56 में प्रश्न में, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या है? आवधिक है, गैर आवधिक है, रैखिक गति है या दोलन गति है? तो ऑप्शन नंबर ए आवधिक गति है, पीरियोडिक गति है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 की ओर। 57 नंबर प्रश्न में कहा गया है, वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है कहलाता है। वापस उसी माध्यम में भेजने को क्या कहलाता, कौन सी घटना कहलाता है? तो प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। कह रहा है कि जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेज दिया जाता है, उस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 की ओर। 58 में कहा गया है, आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस है? तो पीत रस और अग्नाशय रस। आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन के लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो कौन सा होगा? पीत रस और अग्नाशय रस। पीत रस और अग्नाशय रस अपना ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 में किया गया, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो किस बिंदु पर पृथ्वी का है जो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं काम करता है या न के बराबर होता है, शून्य होता है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल? तो ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 60 की ओर। 59 से 60 की ओर। 60 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि सिनैप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की
किस अवस्था में होता है? सिनैप्सिस है जो अर्धसूत्री विभाजन है वो किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जाइगोटीन की अवस्था में सिनैप्सिस होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 61 में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन थे? तो डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, एलेक जेफरिस डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि हम देखें भारतीय चिकित्सक के जनक कौन है? चरक। यदि हम पीछे इतिहास में चले, प्राचीन इतिहास में चले, तो भारतीय चिकित्सक के जनक कौन है? चरक है। भारतीय शिल्प चिकित्सक के जनक कौन थे? सुश्रुत थे। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बीरबल साहनी है। और भारतीय परिस्थितिकी के जनक कौन है? प्रोफेसर आर मिश्रा है। तो हमसे पूछा डीएनए फिंगरप्रिंट्स के जनक कौन है? एलके जेफरिस है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 62 में इसमें कहा गया किस पर्ल एस कहा जाता है? किसे पर्ल एस कहा जाता है? चार ऑप्शन है इसमें से किसे पर्ल एक्स कहा जाता है? K2CO3 को पर्ल एस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, K2CO3 को पर्ल एक्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 63 की ओर। इसमें कहा गया 1 लीटर पानी में 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होता है? यदि 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो इसका आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन अधिकतम होता है दोस्तों, तो बढ़ेगा। 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, अधिकतम होगा। यदि यही आपसे पूछ दे उलट कर कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन को गर्म करेंगे तो क्या होगा? जल को गर्म करेंगे तो क्या होगा? आयतन घटेगा, उसके बाद फिर बढ़ेगा। और घनत्व क्या होगा? घनत्व घटेगा। 0 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक यदि पानी को ठंडा करते हैं तो घनत्व घटता है, घनत्व न्यूनतम होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि आयतन अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 64 में बासिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो बासिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, 10 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 65 में कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। कपूर और अमोनियम क्लोराइड के बारे में सही कथन क्या है? तो कपूर और अमोनियम क्लोराइड है दोनों क्या है? ऊर्ध्वापातन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, दोनों ऊर्ध्वापातन से गुजरते हैं, यानी डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाना, वही ऊर्ध्वापातन कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 की ओर। निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? कौन सी धातु को मोम में रखा जाता है? 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, लिथियम धातु को मोम में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और सोडियम को किस में रखते हैं? सोडियम को केरोसिन में रखते हैं हम लोग। सोडियम धातु को केरोसिन में रखते हैं और लिथियम को मोम में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 में पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होती है, पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम किस में होता है? तो पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं में पावर ऑफ रीजनरेशन की शक्ति सबसे कम होती है दोस्तों, जबकि यकृत में सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, सबसे कम कहाँ होता है? मस्तिष्क की कोशिकाओं में। इसलिए गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 68 में पौधों में ऑक्सीन हार्मोन की भूमिका है। तो पौधों में जो ऑक्सीन हार्मोन की भूमिका है, ऑक्सीन क्या करता है पौधों में? तो ऑक्सीन है जो पौधों को विभाजन और बढ़ावा करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑक्सीन का कार्य क्या है? कोशिका विभाजन और कोशिका को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 69 में है फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? तो फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? तो अंडाशय, ओवरी है जो फूल का ओवरी भाग है जो विकसित होकर क्या होता है? फल बनता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 70 की ओर। 70 नंबर प्रश्न है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में
4 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 4 अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक गुर्दा होता है जिसे किडनी हम लोग कहते हैं, एक मूत्र वाहिनी होता है जिसे यूरेटर्स कहते हैं, उसके बाद मूत्राशय होता है ब्लैडर जिसे कहते हैं, और मूत्र मार्ग होता है यूरेथ्रा कहते हैं। ये 4 मार्ग है जो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 71 में ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ है, तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में कौन सा उपयोगी पदार्थ है? 4 ऑप्शन है इसमें से। ब्लीचिंग पाउडर में सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोराइड, सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर के लिए उपयोगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 72 की ओर। 72 में कहा गया आयनिक बंधन के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? आयनिक बंधन के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जो स्थानांतरित होता है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 73 में इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कार्बन का अपरूप कौन नहीं है? 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन है जो कार्बन का अपरूप नहीं है, फुलेरीन, ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के अपरूप है। फ्लोरीन है जो कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 74 नंबर प्रश्न में समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है, तो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 74 में कार्य को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो कार्य को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो कार्य बराबर हम लोग जानते हैं बल गुना विस्थापन होता है दोस्तों। तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कार्य को बल और विस्थापन से गुना करने के पर कार्य हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम 12 नंबर प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द लाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।